Hello students, a very good morning to all of you and I hope all of you are healthy and safe at your home. So students, क्योंकि chapters lengthy हैं, questions बहुत ज़्यादा हैं, तो you should start your revision work. Actually जब आपको homework दिया जाता है तो homework करने के बाद में आपको वो learn भी करना चाहिए. Okay? So start your revision work. Start our today's class. So as we continue the chapter poverty as a challenge, and in this chapter we already read about the vulnerable groups, poverty line, social exclusion with the help of the stories. So today we start the interstate disparities. Interstate disparities means जो different state है उनमें poverty level equal नहीं है, they have different proportion of poverty in different state. That is the called interstate disparities. क्लास में जब आपका कोई भी टेस्ट लिया जाता है तो कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स आते हैं, कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं, तो ये जो डिफरेंस है मार्क्स का, दैट इज द डिस्पैरिटीज, कि सबके मार्क्स इक्वल नहीं है. ऐसे ही सभी स्टेट में जो पोवर्टी रेशियो है दैट इज नॉट इक्वल, सो इट इज कॉल्ड द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. इन इंडिया द एवरेज पोवर्टी इज 21.9%, और यू कैन से दैट 22%, कि पोवर्टी लाइन से नीचे जो लोग रह रहे हैं उनका परसेंट 22% है. ओके. मध्य प्रदेश, आसाम, यूपी, बिहार एंड ओडिशा, इन स्टेट्स में हाई पोवर्टी लेवल है, जबकि बिहार एंड ओडिशा दे आर द मोस्ट पुअर स्टेट ऑफ द इंडिया. इंडिया के सबसे पुअर स्टेट्स बिहार एंड ओडिशा हैं. रिसोर्सेज कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सो दैट्स वाई यहाँ पर पोवर्टी रेशियो ज्यादा है. बिहार में 33.7% एंड ओडिशा में 32.6%. तो ये इनका रेशियो है जो कि 22% से काफी ज्यादा, मतलब जो एवरेज है उससे काफी ज्यादा है इनका रेशियो, इसलिए सबसे ज्यादा पुअरेस्ट स्टेट है. अदरवाइज मध्य प्रदेश, असम, यूपी, यहाँ पर भी पोवर्टी है, लेकिन सबसे ज्यादा पोवर्टी बिहार एंड ओडिशा में. सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पोवर्टी. पोवर्टी रेशियो में बहुत ही तेजी से कमी आई है किन स्टेट्स में? केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल. ये कुछ ऐसे स्टेट है जहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ा है और पोवर्टी कम हो गई है. बट इनमें भी केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनमें जो डिक्लाइन हुआ है वो बहुत ही फास्टली हुआ है. केरला में जो डिक्लाइन हुआ है ह्यूमन पोवर्टी में, दैट इज ऑफ बिकॉज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. केरला की गवर्नमेंट ने वहां के लोगों के लिए एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज, जो कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आता है, वहां पर बहुत सारा एक्सपेंडिचर करा है, जिससे कि एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज उनको बहुत ही एक हाई लेवल पर प्रोवाइड कराई गई है एंड यहाँ पर पोवर्टी है वो रिड्यूस हुई है. तमिलनाडु में यहाँ की गवर्नमेंट ने पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को फॉलो किया बहुत ही अच्छे तरीके से. मतलब जो लोग पुअर हैं उनको फूड ग्रेन्स अवेलेबल कराया गया फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से. सो दैट इज कॉल्ड द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि वो लोग जो गरीब हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा है उनको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड कराया जाए. एंड वेस्ट बंगाल में जो पोवर्टी डिक्लाइन हुई है उसमें प्रॉपर इम्प्लीमेंट ऑफ लैंड रिफॉर्म करे गए हैं. इंडिपेंडेंस के बाद में देखा था हमने कि जो लैंडलॉर्ड थे उनके पास में बहुत सारी जमीन थी, बिग फार्मर्स के पास में, जबकि जो स्मॉल फार्मर या लैंडलेस है उनके पास में या तो कम जमीन थी या थी ही नहीं लैंडलेस के पास में. तो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस के बाद में लैंड रिफॉर्म्स करवाए थे कि जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड्स, लेकिन उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, इसलिए कई लोग हैं जिनके पास में अभी भी जमीन नहीं है. लेकिन वेस्ट बंगाल ने वहां पर लैंड रिफॉर्म्स करे हैं, जिसकी वजह से जो लैंडलेस थे उनको जमीन मिली है और पोवर्टी लेवल कम हुआ है. हरियाणा एंड पंजाब, 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर पोवर्टी लेवल बहुत ही कम है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है. सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होने की वजह से यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. एंड जम्मू एंड कश्मीर में भी पोवर्टी लेवल कम है. सो दीज आर द इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज. हमने देखा
कि किन स्टेट्स में कम हुई है पोवर्टी, किस में सबसे ज्यादा है। एंड पोवर्टी सबसे कम मैंने आपको बताया पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर। ओके, सो अभी हमने इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज पढ़ा कि इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स हैं उनमें किस तरह से पोवर्टी रेशियो है वो डिफरेंट है। अभी हम इसको ग्लोबल लेवल पर देखेंगे, मतलब वर्ल्ड में जितनी कंट्रीज है वहां पर पोवर्टी की क्या सिचुएशन है। सो दैट इज ग्लोबल पोवर्टी सिनेरियो। ग्रेट रीजनल डिफरेंस है इसमें भी। चाइना एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज, ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहां पर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है जिससे पोवर्टी लेवल कम हो गया है। मतलब चाइना एंड जापान अगर हम कंट्रीज की बात करें तो इन्होंने लोगों की एजुकेशन और हेल्थ पर ध्यान दिया है। ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसे ही कहा जाता है। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जब इन्होंने करा तो वहां पर न्यू लोग एजुकेटेड हुए, न्यू टेक्नोलॉजीज आई है। आप देखेंगे कितनी सारी इंडस्ट्रीज है चाइना में, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ है वहां का। सो मेन रीजन फॉर रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों बढ़ा है? क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करा गया है। जो लोग हैं उनकी तरफ ध्यान दिया गया, उनके एजुकेशन पर, उनकी हेल्थ पर, जिसकी वजह से वो काफी आगे हैं। साउथ एशियन कंट्रीज में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, यहाँ पर भी पोवर्टी है वो डिक्लाइन हुई है। मतलब एक बहुत ही ग्रेट स्पीड से डिक्लाइन नहीं हुई है, बल्कि डिक्लाइन हो रही है, लेकिन इतनी डिक्लाइन नहीं हुई है जितनी इन कंट्रीज में डिक्लाइन हुई है। ओके, लैटिन अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका एंड साउदर्न अमेरिका के बीच के जो आइलैंड कंट्रीज हैं दैट आर कॉल्ड द लैटिन अमेरिका, वहां पर 2005 में 10% पोवर्टी रेशियो था, जो कि 2015 में 4% रह गया। इतनी ज्यादा रिडक्शन हुआ है पोवर्टी में। यूएनओ ने, यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि न्यू गोल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये फॉलो करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जहां पर लोगों को एजुकेशन मिले, जहां पर हंगर ना हो, जहां पर इलनेस ना हो, जहां पर पोवर्टी ना हो, ये कुछ गोल्स हैं, ये डिसाइड करे जाते हैं, यूएनओ डिसाइड करता है। तो जो न्यू गोल्स हैं डेवलपमेंट के, उसमें यूएनओ ने कहा है कि 2030 तक हम सभी टाइप की जो पोवर्टीज है उनको रिड्यूस कर देंगे। मतलब एवरीबडी हैव इन द रीच ऑफ एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज, फूड, शेल्टर, मतलब हर टाइप की पोवर्टी है वो रिड्यूस हो जाएगी। इन्होंने गोल्स डिसाइड करे हैं यूनाइटेड नेशन में। ओके, नाउ वी विल रीड द डिफरेंट कॉजेज ऑफ पोवर्टी। पोवर्टी के क्या कॉजेज है, क्यों पोवर्टी लेवल इतना ज्यादा है। सो बहुत सारे लोग हैं वो बिलो पोवर्टी लाइन आते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस है। फर्स्ट, लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि इंडिया पर 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने रूल करा है, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। क्योंकि एक तो इंडिया की अपनी इंडस्ट्रीज बूस्टअप नहीं हो पाई थी, जो ट्रेडिशनल कल्चर्स थे उनको एक्सप्लॉइट कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट भी थी, बिकॉज इंडिया की कोई अपनी इंडस्ट्रीज नहीं है तो उनमें लोग काम भी नहीं कर सकते, कुछ लोग लैंडलेस हैं, सो वो अनएम्प्लॉयड थे। अनएम्प्लॉयड होंगे तो वहां पर इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी बढ़ेगा जब पोवर्टी रिड्यूस होगी। अगर पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो पोवर्टी ज्यादा होगी, और पोवर्टी ज्यादा होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम होगा। दैट्स वाई इंडिया का अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, जस्ट बिकॉज 1947 से पहले ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे थे, जिन्होंने इंडिया की इकोनॉमी को आगे ही नहीं बढ़ने दिया, एक्सप्लॉइट करा हर एक सेक्टर को। ट्रेडिशनल जो आर्टिशियंस थे उनको भी एक्सप्लॉइट करा, और अपने इंडस्ट्रीज से सामान ला करके वो इंडिया में बेचते थे, तो इंडिया की जो इंडस्ट्रीज थी वो सेटअप नहीं हो पाई थी। सेकेंड, ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज लिमिटेड। 1960s एंड 70s वो टाइम पीरियड था जब इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि जो फूड ग्रेन है हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, लेकिन हम अब कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करके इंडिया में भी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। तो 1966 में मैक्सिको एंड फिलीपींस से डिफरेंट वैरायटी के सीड, राइस एंड व्हीट के मंगवाए गए, एंड जो फार्मर्स हैं उनको मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स बताई गई, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, कल्टीवेटर्स, ये इनपुट्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, H5V सीड्स, हाईली सब्सिडीज पर, इरिगेशन सिस्टम हाईली सब्सिडीज पर फार्मर्स को अवेलेबल कराया गया। और बट ये लिमिटेड था, यानी कि हरियाणा, पंजाब
एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। सिर्फ इन्हीं स्टेट्स में इसको फॉलो किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन को। सिर्फ यहीं के फार्मर से उनको मोटिवेट किया गया था, लेकिन इससे प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ था, बहुत ज्यादा एकदम से बूस्टअप हो गया था, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था वीट का, राइस का एंड पल्सेस का। बट ये ग्रीन रेवोल्यूशन था, इसका जो इन्फ्लुएंस था वो बस इन 3 स्टेट में था, जो कि एक बहुत ही लिमिटेड पार्ट है। अगर पूरे इंडिया के हर एक स्टेट पर ऐसे ही ध्यान दिया जाता तो वहां पर जो पॉवर्टी लेवल है वो फार्मर्स का कम हो सकता है। नेक्स्ट, माइग्रेशन टू सिटीज एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड। कुछ लोग माइग्रेट हो गए सिटीज में कि इंडस्ट्रीज में हमें काम मिलेगा, लेकिन जब उनको काम नहीं मिला, जॉब्स करते हैं, मतलब इल पेड रिक्शा चलाया है या कुछ सामान बेच रहे हैं वो, तो उसमें इनकम बहुत कम होती है, तो इनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये पहले से भी ज्यादा डाउन हो जाता है एंड पुअर्टी में ये इंक्लूड होने लगते हैं एंड पुअर्स में इंक्लूड होने लगते हैं। नेक्स्ट इज ह्यूज इनकम इनइक्वालिटीज। इनकम इनइक्वालिटीज मीन्स कि कुछ लोग बहुत ज्यादा रिच है और कुछ लोग बहुत ज्यादा पुअर है। अब जो पुअर है उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है या पुअर्टी रिड्यूस नहीं हो पा रही है, तो जो पुअर पीपल है वो और भी पुअर होते जा रहे हैं, बिकॉज उनके पास में लैक ऑफ रिसोर्सेज, उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, या तो जॉब नहीं है या उनके पास में लैंड नहीं है रूरल एरियाज में, इसलिए वो क्या है, पुअर है। नेक्स्ट रीजन इज सोशियो कल्चर एंड इकोनॉमिक फैक्टर। कुछ हमारे रिचुअल्स ऐसे हैं, कुछ हमारे बिलीव्स ऐसे हैं कि जो जैसे सोशल सेरेमनीज है, मैरिज है, ये जो गरीब लोग हैं उनका बहुत सारा पैसा वेस्ट हो जाता है। मतलब एक शो ऑफ करने के लिए उन्हें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे कि वो पुअर हो जाते हैं। एंड इकोनॉमिक फैक्टर में जैसे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको प्रोडक्शन करने के लिए, क्योंकि मॉडर्न इनपुट्स वो परचेज नहीं कर सकते हैं, तो जो सीड्स हैं या जो फर्टिलाइजर है उनको खरीदने के लिए वो लैंडलॉर्ड से या जो बिग फार्मर्स है उनसे लोन लेते हैं, और जिस पर कि वो हाई रेट चार्ज करते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट होती है वो ज्यादा चार्ज होती है, क्योंकि वो इनफॉर्मल सोर्स से क्रेडिट ले रहे हैं। सो अगर क्रॉप फेलियर हो जाए या प्रोडक्शन ज्यादा ना हो तो वो एक फ्रेश लोन लेने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं, जबकि प्रीवियस लोन उन्होंने नहीं चुकाया है। तो इस तरीके से वो एक डैप ट्रैप में फंस जाते हैं। 10th क्लास में पढ़ेंगे हम इसके बारे में डिटेल में। डैप ट्रैप में फंस जाते हैं, मतलब पहले का लोन इन्होंने नहीं पे कराया है और एक फ्रेश ही लोन ये ले रहे हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक फैक्टर्स आर देयर टू इंक्रीज अ पोवर्टी। तो अभी हमने पोवर्टी पढ़ लिया, किस स्टेट में कितने पोवर्टी रेशियो है, वर्ल्ड में क्या सिचुएशन है पोवर्टी की, क्या कॉजेज है पोवर्टी के। सो अब एक एक्सट्रीम कंडीशन आ जाती है कि पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए फिर गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो एंटी पोवर्टी मेजर्स कि ऐसे मेजर्स जिनसे पोवर्टी को रोका जा सकता है। तो 2 प्लैंक्स है इसके, मीन्स 2 पार्ट्स में हम इसको पढ़ सकते हैं एंटी पोवर्टी मेजर्स को, कि एक तो प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, किसी कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ेगा तो पोवर्टी रिड्यूस हो जाएगी। एंड टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम चलाए हैं पोवर्टी को रिड्यूस करने के लिए। प्रोग्राम्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इकोनॉमिक ग्रोथ देख लेते हैं। सो इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो 1980 से पहले है वो काफी कम था, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है, जीडीपी रेट है वो काफी कम थी इंडिया की, लेकिन 1980 एंड 1990 के बीच में ये इंक्रीज हो गई। इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ गया 1980s एंड 1990 में, मतलब ये जो इकोनॉमी है वो कुछ प्रॉस्पेरियस कंट्रीज में काउंट करी जाने लगी। एंड जो इंक्रीजिंग ग्रोथ रेट था दैट इज 6%। 6% रेट के हिसाब से बढ़ रहा था इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ। सो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने से पोवर्टी कम हो जाएगी। इकोनॉमिक ग्रोथ जब बढ़ेगा तो पोवर्टी कम हो जाएगी, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम होगा तो पोवर्टी बढ़ जाएगी। सो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रमोशन करना, मतलब कंट्री की इकोनॉमी को अगर आगे ले जाया जाए तो पोवर्टी है वो अपने आप रिड्यूस होगी। देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ तब होता है तब लोग काम करते हैं, काम करके पैसा कमाते हैं, तब किसी कंट्री की इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, लोग काम करेंगे तो जीडीपी रेट है वो बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, सो पोवर्टी रिड्यूस होगी। सेकेंड प्लैंक ऑफ एंटी पोवर्टी मेजर इज टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम। एंटी पोवर्टी प्रोग्राम चलाना, पॉलिसीज बनाना, तो गवर्नमेंट ये पॉलिसीज बनाती है, तो उसमें एक प्रोग्राम है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे एमजी नरेगा, मनरेगा कहा जाता है। इस एक्ट के थ्रू
100 डेज की एश्योर्ड जॉब, 100 डेज एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल हाउस होल्ड। गांव में जो लोग हैं उनको एश्योर्ड जॉब दी जाएगी 100 डेज की। इसमें 1/3 जॉब्स आर रिजर्व फॉर वुमेन। वुमेन के लिए है, 1/3 सीट रिजर्व है इसमें। जो कैंडिडेट अप्लाई करते हैं मनरेगा के लिए, अगर 15 डेज में गवर्नमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है उनको जॉब प्रोवाइड कराने में, तो द पर्सन विल बी द एंटाइटल्ड फॉर द डेली वेजेस। 100 डेज की वेजेस मिलेगी उस पर्सन को जिसने की अप्लाई करा था मनरेगा के लिए, बट उसको कोई जॉब नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट 100 डेज की उसको वेजेस देंगी। ओके, सो दिस इज द मनरेगा। लोगों को किस तरह से काम दिया जाए, काम के बाद में उनको पैसा मिलेगा। सो ये स्कीम थी पॉलिसी एंड प्रोग्राम जो कि 2005 में इम्प्लीमेंट, सितंबर 2005 में इसको चलाया गया था मनरेगा को। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्रोग्राम to reduce the poverty started by the government. Next program that has been started by the government is Prime Minister Rozgar Yojana. It was launched in 1993. 1993 में एक और प्रोग्राम चला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। जो जिनके पास में एजुकेशन, हमने टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रीड किया था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक जो टाइप है वो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट भी है। वो लोग जो पढ़ लेते हैं लेकिन उनको फिर भी कोई काम नहीं मिलता, दे आर एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। तो उन्हीं के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उन्हीं को प्रोवाइड कराई गई थी कि वो खुद से अपना जो एम्प्लॉयमेंट है, खुद से अपना काम है वो स्टार्ट करेंगे। जैसे स्मॉल बिजनेस है या इंडस्ट्रीज है वो सेटअप कर सकते हैं और गवर्नमेंट उनको हेल्प करेगी। नेक्स्ट प्रोग्राम इज रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब ये रूरल एरियाज के लिए था एंड 1995 में लॉन्च हुआ था ये। क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद से कुछ काम स्टार्ट करेंगे रूरल जो पीपल है वो। एंड 25 लाख जॉब्स है, इसका टारगेट रखा गया था कि 25 लाख जो लोग है रूरल एरिया में उनको इससे जॉब मिलेगी। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। 1999 में स्टार्ट हुई थी और इसका टारगेट था कि जो पुअर फैमिली है उनको अबाव पॉवर्टी लाइन लेके आना है, तो उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब कि रूरल एरिया के कुछ लोग जो मिलकर के काम करना चाहते हैं वो अपना एक ग्रुप बनाएंगे जिन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप कहा जाएगा। एंड उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि नाउ अगर वो अपना ग्रुप बना लेते हैं, अपनी सेविंग्स को वो ऐड करेंगे, उसके बाद में कोई वर्क वो स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में जब ये ग्रुप प्रॉपरली वर्क करने लग जाएगा, नाउ दे आर एलिजिबल टू टेक लोन फ्रॉम द बैंक। इस ग्रुप को बैंक से लोन भी मिल सकता है अगर ये लार्ज स्केल पर काम स्टार्ट करना चाहें। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो उनका जो इकोनॉमिक लेवल है वो काफी रेज हो जाएगा, ये टारगेट रखा गया था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। अब ग्रामोदय मीन्स विलेज से रिलेटेड है एंड ये 2000 में लॉन्च हुई थी। सो ग्रामोदय योजना मीन्स कि विलेज में प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी। मतलब विलेज है उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम बनाई गई थी कि अगर गांव में कुछ लोग ऐसे हैं कि जो एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, जो हेल्थ फैसिलिटी नहीं ले पा रहे हैं, या जिनके पास में शेल्टर नहीं है, बैकवर्ड कुछ पुअर पीपल है जिनके पास में ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, वो इतने कैपेबल नहीं है कि ये फैसिलिटीज उनको मिल सके, इलेक्ट्रिसिटी। तो गांव में प्रॉपरली ये सारी चीजें ही अवेलेबल कराना ही इस प्रोग्राम का टारगेट था। सो दीज आर सम ऑफ द एंटी पोवर्टी प्रोग्राम स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिफरेंट एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स है वो स्टार्ट करती है, बट उसके लिए भी कुछ चैलेंजेस है हमारे सामने कि वो प्रोग्राम स्टार्ट करने में भी कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी, क्योंकि डिस्पैरिटीज है, बहुत सारा डिफरेंस है कि रूरल एरिया और अर्बन एरिया है, वहां के जो पुअर पीपल है, जो वहां का पुअर्टी लेवल है उसमें डिफरेंस है। डिफरेंट स्टेट में पुअर्टी रेशियो है वो डिफरेंट है। वल्नरेबिलिटी, कुछ ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इफेक्टेड हैं पुअर्टी से। एंड सोशल ग्रुप्स, सोसाइटी का कोई एक ग्रुप है, जैसे बैकवर्ड क्लासेस का हमने एग्जांपल लिया था, वो पुअर्टी से बहुत ज्यादा इफेक्टेड है।
सो ये सारी डिस्पैरिटीज हैं जिसकी वजह से जब हम कोई भी प्रोग्राम या पॉलिसीज को फॉलो करेंगे तो वहां पर ये डिफरेंस होने की वजह से उनको एक यूनिफॉर्म पैटर्न में उनको फॉलो नहीं करा जा सकता है। लेकिन इससे ओवरकम कैसे होंगे इस प्रॉब्लम से, पुअर्टी से ओवरकम कैसे हुआ जा सकता है? हायर इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो पुअर्टी है वो रिड्यूस होगी। यूनिवर्सल फ्री एजुकेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने रिसोर्स डेवलपमेंट किया है, जिन्होंने ऐसे ही एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज दे करके हम भी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर सकते हैं। एंड डिक्लाइन इन पॉपुलेशन अगर रिड्यूस होगी तो भी पॉवर्टी कम हो सकती है, क्योंकि के ज्यादा होने से जो रिसोर्सेज हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। तो पॉपुलेशन अगर कम होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ सकता है। एंड एम्पावरमेंट, जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी में, कुछ सेक्शन जो वीक हैं एंड जो वुमेन है उनको एम्पावरमेंट दी जाए। दीज आर सम मेजर टू रिड्यूस अ पॉवर्टी। बेटा हमें जो पॉवर्टी लाइन की डेफिनेशन बताई गई थी उसमें एक मिनिमम लेवल को फिक्स किया गया था कि एक मिनिमम लेवल अगर कोई अर्न करता है तो वो अबाव पॉवर्टी लाइन है, लेकिन मिनिमम लेवल तक अगर कोई नहीं पहुंच पाता तो वो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। ये हमने रीड किया था। जैसे हमने अर्बन एरियाज में पढ़ा था कि कोई 1000 रुपीज अगर अर्न कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है, जबकि रूरल एरिया में 816 अगर कोई अर्न कर रहा है तो वो बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं है। बट कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पॉवर्टी लाइन के जस्ट मिनिमम लेवल तक पहुंच गए हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर पहुंच गए हैं, बट क्या वो एक स्टैंडर्ड लाइफ जी पा रहे हैं? क्या एजुकेशन लेवल क्या वो अपने बच्चों को अच्छा दे सकते हैं? क्या हेल्थ फैसिलिटीज या अपने जितने भी पूरे जो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ है क्या वो स्पेंड कर रहे हैं? नहीं, दे आर ऑल्सो पुअर। लेकिन हमने एक क्राइटेरिया फिक्स कर दिया कि अगर इस लाइन से नीचे जो लोग हैं वो पुअर है। नहीं, बहुत सारे लोग पुअर्टी लाइन से ऊपर भी है लेकिन वो इतना ऊपर तक नहीं पहुंच पाए हैं या इतनी उनकी इनकम नहीं है कि वो एक हाई स्टैंडर्ड को गेन कर सके। सो मिनिमम लेवल देखा जाता है पॉवर्टी लाइन में, एक रीजनेबल लेवल नहीं कि एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, बस खाना मिल रहा है, अब उस खाने में उनको प्रॉपर तरीके से विटामिन प्रोटीन या एक जो बैलेंस डाइट है वो मिल रहा है नहीं, ये नहीं देखा जाता है। सो हमने एक मिनिमम लेवल को सेलेक्ट करा है रेदर देन द रीजनेबल लेवल। तो ये एक ड्रॉबैक है पॉवर्टी लाइन का। सो स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। इस चैप्टर में हमने पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, पॉवर्टी के रीजन क्या है, कैसे उनको रिड्यूस किया जा सकता है, ग्रुप है या कौन से वल्नरेबल ग्रुप है, दोज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय द पॉवर्टी, या डिफरेंट स्टेट में कहाँ पर पॉवर्टी ज्यादा है कहाँ पर कम, या ग्लोबल लेवल पर पॉवर्टी ट्रेंड क्या है। हमने इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के बारे में भी पढ़ा कि वर्ल्ड बैंक है वो डिफरेंट कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए पॉवर्टी लाइन का एक क्राइटेरिया फिक्स करता है ताकि पता चले कौन सी कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेटर तरीके से हो रहा है। एंड कुछ रीजंस पढ़े हमने पॉवर्टी क्यों है एंड उनको कैसे रोका जा सकता है, प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज दैट हैव बीन स्टार्टेड बाय द गवर्नमेंट। हमने ये भी देखा कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ता है तो पॉवर्टी रिड्यूस होगी, इसलिए गवर्नमेंट का कंसंट्रेशन होता है कि कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़े, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। पॉवर्टी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है पॉवर्टी से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री का ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा अगर पॉवर्टी ज्यादा होगी तो। फ्रेंड्स, इफ यू हैव बुक, just read the chapter from your book, do your work regularly, follow your timetable and respect your parents. Thank you.